आज हम भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विधि के प्रत्येक राष्ट्र की एक फॉरेन पॉलिसी होती है जिसका निर्माण देश के मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। देश का मंत्रिमंडल निर्णय लेता है कि किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापारिक राजनीतिक रिलेशन स्थापित किए जाएंगे, अर्थात एक राष्ट्र के द्वारा अन्य राष्ट्र के साथ संबंध निर्धारित करते समय स्थापित करने की नीति का अनुसरण किया जाए विदेश नीति कहा जाता है। यह विदेश नीति उस देश की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक सुदृढ़ता या दुर्दशा से प्रभावित और नियंत्रित होती है, लेकिन जो राष्ट्रहितों से सदैव प्रेरित होती है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र चाहे कितना गरीब हो, चाहे कितना कमजोर हो, वह जब तक किसी दूसरे राष्ट्र के साथ कोई संधि समझौता नहीं करता है, जब तक उसके राष्ट्र हित की सुरक्षा होने की संभावना नहीं रहती है। अर्थात राष्ट्र हित का मतलब होता है कि प्रादेशिक अखंडता, संपूर्णता, ये उसके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। इनको ध्यान रख करके ही किसी भी राष्ट्र के द्वारा अन्य राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय संधियां समझौते किए जाते हैं। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्माता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ तय किए हैं: शांति, मित्रता और समानता। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति की भांति भारतीय विदेश नीति के भी निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत बतलाए जा सकते हैं। पहली विशेषता जो है, पहला जो सिद्धांत है वो निरपेक्षता की नीति। द्वितीय महायुद्ध के बाद पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवादी नामक दो गुट विभाजित हो जाता है। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया और साम्यवादी गुट का नेतृत्व पूर्ववर्ती सोवियत रूस के द्वारा किया गया। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों ही महासत्ता में सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद बहुत अधिक उग्र हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक तनाव परिस्थिति हो जाती है, जिसके कारण दोनों ही महासत्ताओं में पारस्परिक विश्वास अविश्वास में सहयोग टकराव में बदल जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी तनाव परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो शीत युद्ध, जो युद्ध नहीं होते हुए किसी भी युद्ध से कम नहीं होता है। कहने वाला ये था कि एकदम शस्त्र युद्ध से भयानक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को या तो बहुत अधिक उलझा दिया जाता है या जिनका दीर्घकाल तक समाधान नहीं हो पाता है। युद्धोत्तर विश्व राजनीति में शीत युद्ध के दिनों में दोनों ही महासत्ता के द्वारा पूर्ववर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत रूस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को मुहावरों के रूप में प्रयोग किए जाते रहे हैं। अतः भारतीय विदेश नीति के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 1940 में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महसूस किया, यह स्वीकार किया कि इस प्रकार की शक्ति संघर्ष की राजनीति में भाग लेना नवोदित राष्ट्र के हित में नहीं है। अतः उन्होंने भारतीय विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम किसी शक्ति संघर्ष की राजनीति भाग लेना पसंद नहीं करेंगे। हम किसी भी द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक संघ के माध्यम से गठबंधित होने का प्रयास नहीं करेंगे। हम यह जानते हुए कि कौन सही है कौन गलत है, स्वतंत्रतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समय में अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने की आज़ादी रखते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता के आधार पर तो भारतीय विदेश नीति के निर्माताओं के द्वारा जिस प्रकार से भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं, जिस प्रकार का जो उल्लेख जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अंगीकार किया, अर्थात भारत में तटस्थता की जो नीति है, लेकिन तटस्थता की नीति ये नहीं है, ये सक्रियता की नीति है, निष्क्रियता की नीति नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जहाँ स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो, न्याय को धमकी दी जाती हो, वहाँ हम चुपचाप बैठ करके तमाशा देखने की स्थिति में नहीं होंगे। ये जानते हुए कौन सही और कौन गलत है, न्यायोचित पक्ष का समर्थन करना हमारी नीति होगी। इसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। कहने वाला यह था कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शक्ति संघर्ष की राजनीति, गठबंधन की राजनीति से दूर रहने की जो नीति होती है उसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महसूस किया कि अभी हमें शक्ति संघर्ष की राजनीति भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। पहली बात ये थी कि भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग अगर बात रखी जाए तो भारत के लिए ये जरूरी था, ये आवश्यक था कि वह साम्यवादी या पूंजीवादी गुट में सम्मिलित न होकर के एक सेतु के रूप में इन दोनों के मध्य सिद्धांत वैचारिक मतभेदों को नजरअंदाज करते हुए, इनके दोनों के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए दोनों ही राष्ट्रों से आर्थिक सहायता प्राप्त करता रहे, क्योंकि भारत का जो आर्थिक जो विकास है वह इन दोनों ही राष्ट्रों के आर्थिक सहयोग पर डिपेंड करता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्गुटता की नीति या गुट निरपेक्षता की नीति को अंगीकार किया, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उसकी भूगोलनीय निहित होती है। यदि भारत साम्यवादी राष्ट्रों के साथ अगर संगठित होता, यदि पूर्ववर्ती सोवियत रूस और साम्यवादी चीन के साथ अगर संगठित होता, तो दक्षिण में समुद्री सीमा में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता था। और इसी प्रकार की बात को लेकर के उन्होंने दोनों ही महाशक्ति के साथ एक सेतु के रूप में काम करने का निश्चय किया और गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी जानते थे कि जहाँ तक युद्ध की बात आती है, युद्ध और संघर्ष होते हैं, ये राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले होते हैं। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाहते थे कि नवोदित भारत का आर्थिक विकास नहीं हो, राजनीतिक डेवलपमेंट नहीं हो। इसलिए उन्होंने इस गुट निरपेक्षता नीति को अंगीकार किया था। और भारत किसी गुट में सम्मिलित नहीं होता तो वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्वतंत्रतापूर्वक अपने दृष्टिकोण व्यक्त नहीं कर सकता। कहने में यह था कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के समय स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने के एक स्वतंत्र राष्ट्र की जो आज़ादी होती है, जो स्वतंत्रता होती है, अपने दृष्टि को अभिव्यक्त करने की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शक्ति संग्रह राजनीति प्रथम लेने का निश्चय किया। दूसरी बात यह थी
कि भारतीय विदेश नीति का दूसरा जो सिद्धांत है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। भारतीय विदेश नीति शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण पर आधारित रही है। भारत ने प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे, अंतर्राष्ट्रीय विवाद के समय उनके शांतिपूर्ण समाधान का सदैव समर्थन किया है। अर्थात जिस प्रकार के द्विपक्षीय बहुपक्षीय विवाद होते हैं, इनका किसी प्रकार से हिंसक साधनों के आधार पर हल नहीं होना चाहिए, बल्कि मध्यस्थता के आधार पर, पंचनिर्णय के आधार पर, विभाजन के आधार पर इस प्रकार के विवादों के समाधान की बात करता है। तो भारतीय विदेश नीति जो सदैव शांतिपूर्ण संस्कृति नीति रही है, वैसे तो कहने वाला ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ पंचशील के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, कहने वाला ये था कि पंचशील के सिद्धांतों से भी भारतीय विदेश नीति बहुत अधिक प्रभावित है। पहली जो बात होती है, प्रत्येक राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना, अनाक्रमण करना, अर्थात किसी दूसरे राज्य के पर आक्रमण, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना, और उसके बाद हस्तक्षेप नीति, अच्छा किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करना, और सभी देश के साथ सम्मान और सहयोग करते रहना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को की भावना को अपनाना। कहने में यह था कि भारत आरंभ से ही द्विपक्षीय बहुपक्षीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रबल समर्थक रहा है। अतः ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए जिस प्रकार के शांतिपूर्ण साधनों का हिमायत करने के कारण भारतीय विदेश नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर आधारित है। ये बात स्पष्ट और हो सकती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति रही है। लेकिन 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य नदी के जल के बंटवारे को लेकर रहा विवाद सिंधु जल संधि के द्वारा हल कर दिया गया। जब 1965 में कच्छ के प्रश्न को लेकर के पाकिस्तान की तरफ भारत अटैक किया जाता है, तो उस समय भारतीय जनता के कड़े विरोध के बावजूद भी भारत सरकार के द्वारा एक त्रिसदस्यीय ट्रिब्यूनल स्थापित करना स्वीकार कर लिया, और 1966 में इस मामले में ताशकंद समझौते के द्वारा भारत के द्वारा समस्या का समाधान कर लिया जाता है। कहने में यह था कि उस समय जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, उस समय भारत के द्वारा पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया गया, अर्थात पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी। उसके बावजूद भी बहुत बड़े क्षेत्र पर, जो पाकिस्तान के क्षेत्र होता है, उस पर भारत का अधिकार स्थापित हो जाता है। लेकिन ताशकंद समझौते के द्वारा उस प्रकार के क्षेत्र को वापस पाकिस्तान को लौटा दिया जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि भारत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नीति पर आधारित उसकी विदेश नीति रही है। जब 1971 में बांग्लादेश के विवाद को टालने के लिए जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी द्वारा अमेरिकी संग नौसेना जो 7वां बेड़ा भेज दिया गया था, उसी प्रकार की बात को लेकर के भी शिमला समझौते के द्वारा भी इस प्रकार से इस विवाद का समाधान कर लिया गया है। और इसी प्रकार से गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के भी भारत और बांग्लादेश के बीच जो बहुत लंबे समय तक एक बहुत बड़ा विवाद रहा, एक तनावपूर्ण स्थिति थी। लेकिन 29 सितंबर 1977 में फरका समझौते के द्वारा भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार का विभेद हुए समझौते के अनुसार इस प्रकार की समस्या को समाधान कर लिया गया। अर्थात गर्मी के दिनों में, अर्थात पानी की आवश्यकता वाले दिनों में अधिक पानी देना स्वीकार किया, और भारत ने श्रीलंका में चल रहे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने का भी प्रयास किया। श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के संबंध में 1954, 1964, 1974 में जो समझौते भी है, और राजीव जयवर्धने समझौते के अंतर्गत भारतीय शांति सेना को भारत ने श्रीलंका भेजने का निश्चय किया, अर्थात वहाँ भारत के द्वारा शांति सेना भेजा जाता है, 1927 में भेजा जाता है। अगली जो सिद्धांत बात की जाती है, विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति। भारत अपने विदेश नीति द्वारा विरोधी गुटों के बीच सेतु का कार्य किया है। युद्धोत्तर विश्व राजनीति में जहां सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद का दौर चरम सीमा पर होता है, भारत ने पूंजीवादी और सामरिक गुटों को मिलाने का भरसक प्रयास किया है, और अपनी इस भूमिका कारण ही भारत ने कोरिया, हिंद, चीन, कांगो आदि समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों गुटों को समीप ला करके विश्व शांति के लिए उत्पन्न खतरे को दूर करने का भी महत्वपूर्ण काम किया है। अगली जो सिद्धांत बात की जाती है, साधनों पवित्रता की नीति। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्माता की हैसियत से उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों के साथ साथ उद्देश्य की महानता के साथ साथ उनकी प्राप्ति के साधनों की पवित्रता बहुत अधिक बल दिया है। यद्यपि भारतीय विदेश नीति महात्मा गांधी के इस कथन से बहुत प्रभावित थी, उनके मत से प्रभावित थी कि उद्देश्य महान ही नहीं हो, बल्कि उद्देश्य महान होने के साथ साथ उनकी प्राप्ति के जो साधन अपनाए जाए वे भी विशुद्ध होना चाहिए, पवित्र होने चाहिए। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या के समाधान के लिए हिंसक साधनों के उपयोग को उचित नहीं मानते थे। इसलिए उनके द्वारा निरंतर इस बात का प्रयत्न किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तरीके से उनका हल किया जाए, हिंसा साधनों आधार पर नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में ये बात स्पष्ट की गई है कि राज्य विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, राष्ट्र के न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की भरसक प्रयास किए जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय विधि को सम्मान करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विरोधों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। अगली बात की जाती है, अगले सिद्धांत बात की जाती है साम्राज्यवाद और प्रजाति विभेद का विरोध। भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति का प्रबल विरोधी रहा है। यही कारण है कि विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन विदेशी दासत्व से मुक्ति पाने के लिए यदि हुए हैं तो भारत ने खुलकर उनका समर्थन किया है। इंडोनेशिया पर जब हॉलैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें अपनी
सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास किया तो भारत ने इसका प्रबल विरोध किया और भारत ने एशियाई देशों को संगठित कर इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया। 1956 में स्वेज नहर के समय जब ये मिस्र के द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के लिए पहल की जाती है तो ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा उसका अटैक कर दिया जाता है। लेकिन भारत ने इस समय ब्रिटेन और फ्रांस का घोर विरोध किया। भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जीरिया आदि के स्वतंत्रता संग्राम का भी पूरा समर्थन किया है। भारत सैनिक गुटों में नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी संधियों का भरसक विरोध किया है और बांग्लादेश स्वतंत्रता में भारत की भूमिका एक मुक्तिदाता के रूप में रही है और भारत ने यूएनओ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाई है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण अस्तित्व, साधनों की पवित्रता आदि सिद्धांतों पर बहुत अधिक प्रभावित और नियंत्रित रही है। धन्यवाद।